Assalamualaikum students, 9th class उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे 12th ऑफ मे 2020। सो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 में से 5.3, तो जो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द रोल ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। उसके साथ छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी हैं कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक लिक्विड स्टेट, इवेपोरेशन, और उसके बाद सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो चलिए हमारा जो आज का लेसन है स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। एज यू नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स: gas, liquid and solid. In the gaseous state, the molecules are far apart from each other. Therefore, intermolecular forces are very weak in them, but in the liquid and solid states, intermolecular forces play a very important role on their properties. So, जैसा कि आप जानते हैं कि मैटर्स की जो वो 3 स्टेट्स होती हैं, यानी कि 3 फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब गैसियस स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो इसलिए उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। लेकिन लिक्विड और सॉलिड स्टेट में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं उनकी खसूसियात में जो है वो क्या करती हैं? अहम किरदार अदा करती हैं। In the liquid state, molecules are much closer to each other as compared to gases. So as a result, liquid molecules develop stronger intermolecular forces which affect their physical properties like diffusion, evaporation, vapor pressure and boiling point. So the compounds having stronger intermolecular forces have higher boiling points. The intermolecular forces become so dominant in solid state that the molecules look motionless, so they arrange in a regular pattern, therefore they are denser than molecules of liquids. So students, liquid form में molecules gases के मुकाबले में ज़्यादा करीब होते हैं। लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने फिगर है 5.3, ये इसमें आप लोग देख सकते हैं। सो रिजल्टेंट नतीजे के तौर पर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा हो जाती हैं, जो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पर असर अंदाज होती हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने जो फिगर है, 3 आपके सामने हैं फिगर्स, उनमें नंबर जो ए पे है, ए गैस मॉलिक्यूल जो लिखा हुआ, तो उसमें आप देखें कितने दूर दूर हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बी देखें, उसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, वो अगर गैस के मुकाबले में देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा करीब हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसी तरह सी सॉलिड मॉलिक्यूल्स, वो देखें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके दरमियान स्पेसेस जो हैं वो आप देखें लिक्विड और गैस के मुकाबले में तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि सॉलिड मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस से ज़्यादा यानी कि एक दूसरे के करीब, और गैस में जो है वो मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे से दूर दूर हैं। फ्रेंड्स, लिक्विड स्टेट जो है ये पढ़ते हैं। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज नॉट डेफिनेट। A liquid attains shape of the container in which it is put. A few typical properties of the liquids are discussed here. सो लिक्विड का जो है वो ख़ास वॉल्यूम होता है,
लेकिन इनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो मखसूस होता है, ख़ास होता है, लेकिन इनकी जो है वो कोई मखसूस शक्ल या मखसूस शेप नहीं होती। तो लिक्विड को जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मतलब जिस चीज़ में भी आप इसको डालेंगे, पुट करेंगे, तो जिसमें आप डाल रहे होंगे, जिसमें आप डालेंगे तो जो उसकी शेप होगी तो लिक्विड भी वही शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेगा। सो लिक्विड की कुछ अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, नीचे बयान की गई, ये आपके सामने टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जिनको कहा गया, ठीक है। तो इनमें सबसे फर्स्ट वन पे हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। स्टूडेंट्स, ये इवेपोरेशन की जो है वो डेफिनेशन है। किसी लिक्विड के वेपर्स में तब्दील होने के प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। तो यहाँ तक इवेपोरेशन की जो है वो आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं। सो इट इज़ रिवर्स टू कंडेंसेशन इन विच a gas changes into liquids. So evaporation is an endothermic process. Endothermic mean heat is absorbed, such as when 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, so it requires 40.7 kilojoule of energy. For example, H2O लिक्विड फॉर्म से H2O गैसियस फॉर्म में, सो डेल्टा H जो है वो हमारे पास वेपराइज्ड, उसके लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए? 40.7 किलो जूल पर मोल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि किसी लिक्विड के वेपर्स में तब्दील होने के प्रोसेस को, जैसा कि हमने कहा, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट जो है वो कंडेंसेशन है, यानी कि इसका जो उलट है वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन का जो उलट प्रोसेस होता है उसके अपोजिट होता है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, जिसमें एक गैस लिक्विड फॉर्म में तब्दील होती है, ठीक है। सो इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब वो है कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का डिफरेंस आपको मालूम होगा, ठीक है। सो एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इस अमल में जो हरारत जज्ब होती है, जब पानी के 1 मोल को माया हालत से यानी कि लिक्विड स्टेट से वेपर्स में तब्दील किया जाता है, तो 40.7 किलो जूल यानी कि 40.7 किलो जूल एनर्जी जज्ब होती है, जैसा कि ये नीचे रिएक्शन में दिखाया गया। लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में हमने चेंज किया, तो हमारे पास वेपराइजेशन जो हुई उसके लिए हमें जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो 40.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, but all the molecules do not have same kinetic energy. So majority of the molecules have average kinetic energy and a few have more than average kinetic energy. Students, liquid state में मॉलिक्यूल जो है वो मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली वो इन अ फॉर्म ऑफ मोशन, यानी कि मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं। उनमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स यानी कि तमाम मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो एक जैसी नहीं होती। सो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, जबकि चंद जो हैं ज़्यादातर एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, लेकिन उनमें से जो चंद एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है वो एवरेज होती है, ठीक है। हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में